हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सोल पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंतरिक्ष विज्ञान को दोस्तों, और उसमें एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इसरो। साथियों, करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं परीक्षा मंथन मुख्य के आधार पर कुछ फैक्ट अपनी तरफ से जोड़ करके आपके लिए विस्तृत परिचर्चा पर हमने बात की। आगामी परीक्षाओं के लिए 100% उपयोगी सीरीज है ये। उनमें प्रश्न डायरेक्ट पीसीएस परीक्षा में, इनडायरेक्ट यूपीएससी में अवश्य आने हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि किसी ने यहाँ से वीडियो देखना शुरू किया हो, नो डाउट आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये इसका लिंक किसी पिछले वीडियोस नहीं है। उसके बाद रिमेनिंग वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसकी पहुंच अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो अवश्य होना चाहिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों। तो करंट अफेयर्स की हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खासकर जो हमारा जो कोर एरिया है, फोकस्ड एरिया है दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, वहां पर जब आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स में लिखा होता है सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो दोस्तों, इसे भी हम उसी आधार पर पढ़ेंगे जब भी हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि अंतरिक्ष विज्ञान किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, जो एक पोर्शन होता है साइंस के अंतर्गत आता है अंतरिक्ष विज्ञान। दोस्तों, साइंस बेशक लिखा होता है कि विज्ञान की सामान्य जानकारी, लेकिन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शाखा में सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट किसी एक प्रौद्योगिकी का है दोस्तों, तो वो होता है किसका? स्पेस टेक्नोलॉजी का। प्रौद्योगिकी समझते क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी साइंस का एप्लीकेशन रूप है। ठीक है, समझ के ये किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है? करंट अफेयर। ठीक, चल हम स्पेस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसका हम जो है स्टैटिक डिस्कस नहीं करने वाले। हाँ, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां कुछ पोर्शन को आपको अवश्य बता देंगे, क्योंकि यह भाग काफी विस्तृत है और इसके स्टैटिक पोर्शन में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कम से कम बता रहा हूं 30 या 40 घंटे का समय मिनिमम लगता है। ठीक है, चलो अब अगर बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे। पहला राष्ट्रीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। तो दोस्तों, जब भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी की बात करेंगे अंतरिक्ष के अंतर्गत, तो हमें पढ़ना होगा दोस्तों एक एजेंसी जो इतनी ख्याति प्राप्त कर चुकी है कि भारत गर्व के साथ कहता है कि हम उस देश से आते हैं जहां पर इसरो है। इसरो राष्ट्रीय मतलब नेशनल न्यूज जो भी रिलेटेड होगी अंतरिक्ष से, वो इसरो से संबंधित होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, इसरो प्रत्यक्ष रूप से काम करता है या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कोई शाखा काम कर रही होगी। अंतरराष्ट्रीय में दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल नासा को माना जाता है, उसके बाद में दुनिया भर की है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की अलग है, चाइना का अलग है, ठीक, रूस का अलग है। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट कंपनियां, स्पेसएक्स वगैरह इत्यादि, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारा कोर एरिया कौन रहने वाला है? राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर इसरो। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा विस्तृत करेंगे कि इसरो कैसे इतना विकास कर लिया कि जहां एक स्टेटमेंट दुनिया के देशों का था कि भारत भूखे नंगों का देश है, और इसे तकनीक से ज्यादा अपने यहाँ के नागरिकों के खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। उस समय दुनिया हमारा मजाक उड़ाया था दोस्तों। स्थिति ये थी कि पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ, उसको बैलगाड़ी से लाया गया, साइकिलों की मदद से उसको लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया गया, और 2 नारियल के पेड़ों की सहायता से उसको लॉन्च किया गया। बड़ा मजाक उड़ाया था, क्या देश है, क्या है, लॉन्चिंग पेड़ बनाने के पैसे नहीं। आज 103 सैटेलाइट एक साथ छोड़, 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि स्पेसएक्स ने इसको तोड़ दिया, अलग बात है। सोच के देखो, इतना बड़ा विकास। नासा खुद कहता है जॉइंट वेंचर करते हैं। पहले नासा टेक्नोलॉजी नहीं देता था, अब नासा कहता था आइए बराबरी पर बैठ करके बात करेंगे। ठीक, चलिए इसरो के उन मिशन की बात करते हैं जो इसरो ने रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आगामी मिशन की बात करें उस रिलेटेड। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसरो के रिसेंटली कंप्लीट मिशन की। सबसे पहले मिशन की दोस्तों बात करते हैं PSLV C51। दोस्तों, टेक्निकल टर्म है PSLV C51। जो मैं भी बताने जा रहा हूं उस मिशन का एक पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों। नॉट ओनली डेट, एक पॉइंट PSLV C51 को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्चुअल नेम जो है वो है अमेजोनिया। अमेजोनिया नाम का एक उपग्रह से छोड़ा गया है अभी रिसेंटली। ठीक,
एमेजोनियन नाम को वगैरह से छुड़ा गया है पीएसएलवी C51 से। ये पीएसएलवी क्या मर्ज की दवा है? तो भैया देखो, जब इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करोगे थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इंडिया के पास लॉन्चिंग के लिए, मतलब जैसे लॉन्चिंग आप से समझ सकते हो, जैसे कि गोली चलाने के लिए बंदूक अलग अलग टाइप की होती है। एक 312 बोर होता है सिंगल बैरल, एक 315 बोर का होता है, एक जो क्या कहते हैं पिस्टन होती है ना, रिवॉल्वर होती है। सबका गोली अलग, सबकी मार क्षमता अलग, है ना, और सबके अपने अपने डायमेंशन। बंदूक है तो बिल्कुल कायदे से चलाना पड़ेगा, और पिस्टल है तो आप ऐसे एक हाथ से चला सकते हैं, लेकिन पिस्टल की अपनी कम मार क्षमता होगी, है ना। इसी तरह से लॉन्चिंग के लिए जो हमारे पास 3 तरह के सैटेलाइट लॉन्चर हैं जो इंडिया ने विकसित किए, सबसे रिलायबल पीएसएलवी था दोस्तों। सीरीज जब इंडिया की शुरू होती है तो बहुत पुराने से शुरू होती है, जैसे एसएलवी से पढ़ना शुरू कर देगा हम, एसएलवी, पीएसएलवी और लास्ट वन जीएसएलवी। जीएसएलवी सबसे नवीनतम है और बहुत ही पावरफुल है, ठीक। सबसे रिलायबल पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। डिटेल में पढ़ लीजिएगा, प्रश्न यहां से डायरेक्ट बनते हैं, यूपीएससी में इसकी बेसिक्स पर प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पीएसएलवी आखिर होता क्या है दोस्तों? ये एक 4 चरण का रॉकेट इंजन लॉन्चर होता है दोस्तों, ये होता है इस तरह से। ये भी 4 चरण का होता है। जीएसएलवी आपका 3 चरण का है केवल, ठीक। समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आपको चीजें पढ़ने में आसान हो जाए। एसएलवी की शुरुआत इंडिया की हुई थी, एसएलवी से हुई थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हुई। हम जब मूव करें अगली तरफ तो पीएसएलवी पे पहुंच गए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जब और विकास कर लिया तो जीएसएलवी पर पहुंच गए। अब पीएसएलवी की हम बात करते हैं तो पीएसएलवी सबसे फोकस में रहेगा। तो पीएसएलवी दोस्तों 4 चरण वाला एक रॉकेट क्या है, प्रक्षेपण वो यंत्र है। अब देखो इसमें 4 चरण होते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थिति कुछ ऐसे होती है, पहला, ठीक, दूसरा, उसके बाद आ जाओ तीसरा, उसके बाद आ जाओ चौथा। इस तरह से 4 चरण है। बोलो सर अलग अलग कलर में क्यों बनाए हैं? इसके पीछे कारण है दोस्तों कि ये जो पहला और तीसरा ये जो चरण है, ठीक, अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा और चौथा हो जाएगा, नीचे से करते हैं तो ये स्थिति हो जाएगी। तो ये चरण जो होते हैं दोस्तों ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। इसमें ठोस ईंधन भरा जाता है, और ये जो 2 चरण है इनमें तरल भरा जाता है, ठीक है, HTPPL, ठीक है। इस डिटेल आप पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दी। अब चलिए अपने टॉपिक पे, मसला क्या है? पीएसएलवी की 51वीं उड़ान संपन्न की इसरो ने। इसरो का फील्ड बहुत कम रहा है इस यान के मामले में, और दोस्तों एमेजोनियन नाम का सैटेलाइट छोड़ दिया। बता सकते हैं एमेजोनियन सैटेलाइट किसका रहा होगा? ऑब्वियसली बिल्कुल सही, जंगल है अमेज़न के, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए ब्राजील ने सैटेलाइट लॉन्च कराया हमसे, पैसा देकर के लीजिए भैया हमारे पैसे और हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए। ये इसी तरह से है कि आपके पास क्षमता नहीं है कि आप गाड़ी खरीदें, तो फिर आप क्या करेंगे? ओला बुक करेंगे, ओला को पैसे देंगे, एक राइड कर लेंगे, समझ रहे हैं? ओला से आपने राइड कर ली, ठीक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। इसी तरह से ब्राजील ने हमें पैसा दिया और हमने उसको सर्विस दी, ठीक है दोस्तों। यहां से प्रश्न बनना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों पर ध्यान रखिए। इसका नाम एमेजोनिया था, ब्राजील से रिलेटेड करता है, फरवरी 2021 में ये लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसके टॉप पर, जैसे कि हमने इसको बताया कि इंजन कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह से होगा, ये 4 चरण होंगे। इसके टॉप पर इस तरह की एक संरचना होगी जिसमें सैटेलाइट यहां रखा जाता है इस तरह। अगर रॉकेट मतलब कि प्रक्षेपण यान है तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ रखा जाता है आपका सैटेलाइट। अगर यही रॉकेट होता तो लड़ाई वाला, तो यहाँ बार हेड में बारूद भर देते, और अगर क्षमतावान होता तो इसी बार हेड में न्यूक्लियर भर देते, तो ये न्यूक्लियर रॉकेट बन जाता। बारूद भर देंगे तो ये बारूद वाला रॉकेट बन जाएगा, जाके फट जाएगा इस बार हेड में। इस बार हेड के ऊपर जो फोटो उकेरा गया था वो मोदी जी का फोटो दोस्तों उकेरा गया था। मोदी जी ऊपर जाएगा, मोदी फट जाएगा, ऐसा नहीं है, मोदी जी फटेगा नहीं, वहां सैटेलाइट निकलेगा और सैटेलाइट की वजह से मोदी जी की जो इमेज है वो छत विच्छेद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अंदर से मोदी जी दिखेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, छत विच्छेद हो जाएगी। मोदी जी को उकेरा गया था, आजकल एरिया में कुछ भी बना देता है, इसलिए छोटा सा इंफॉर्मेशन बताना जरूरी हो गया। देखिए अब टर्निंग पॉइंट है दोस्तों, यहां से ध्यान से सुनिएगा। इसरो के अंतर्गत व्यवसायिक सैटेलाइट लॉन्च करने की पहली वो थी स्थिति। इसके लिए अलग से एक कंपनी अभी बनाई गई है दोस्तों, एक नई कंपनी बनाई है, इसका नाम है NSIL
नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। जैसे दोस्तों याद रख सकते हो इसको, ऐसे देखो जैसे बीएसएनएल होता है, याद है बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस तरह से क्या है, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जस्ट इक्वल टू बीएसएनएल। समझ गए? चलो यहां से प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। यूपीएससी पूछे क्या ये स्पेस की पहली कॉमर्शियल कंपनी थी, तो स्टेटमेंट क्या होगा, सही या गलत? 100% गलत होगा। इससे पहले भी एक कॉमर्शियल कंपनी जिसका नाम था एंट्रिक्स, एंट्रिक्स को एंट्रिक्स पढ़ते हैं तो दोस्तों एंट्रिक्स नाम की एक कंपनी थी। ये बुक में नहीं है, मैं अलग से फैक्ट बता रहा हूं, आप इसरो की वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसको जो मैं बता रहा हूं। और इसरो की वेबसाइट पे देखना बहुत अच्छा होता है, वहां आपको इमेज मिल जाएंगी चीजों की, सैटेलाइट का इमेज देखने को मिलेगा, तो चीजों की और अच्छी समझ विकसित हो जाती है। तो एंट्रिक्स नाम की कंपनी थी दोस्तों, जिससे पहले कॉमर्शियल डील करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। जो ये है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी बनी है, ये कंपनी डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेगी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के और इन सब चीजों को आगे बढ़ाएगी। इसका जिक्र दोस्तों अभी रिसेंटली बजट में भी है, इस वजह से इंपोर्टेंट है। इंडिया के बजट में इसका जिक्र, पहला काम भी ये कर दी, ठीक है, और काम भी ऐसा किया, कोई आम काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर दिया, जो ऐतिहासिक बात है, ठीक है। चलिए इस वजह से पॉइंट याद रखो, यहां से प्रश्न बनना है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अच्छा अगला पॉइंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है दोस्तों, वो क्या है, इंडिया का दुबारबाजी का आगे इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसका सैटेलाइट भेजे हमें दुनिया, तो एक अपना भी छोटा सा सैटेलाइट भेज दी है जो है SAT सैट, SD सैट, सतीश धवन सैट, ठीक है, सतीश धवन सैट। तो सतीश धवन के नाम का एक छोटा सा स्मॉल सैटेलाइट भेज दिए हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट क्या है, ये स्टूडेंट सैटेलाइट है, इसको स्पेस किड्स इंडिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? स्पेस किड्स इंडिया। ये हम कुछ ऐसा गेम करिए दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक ऑटो वाला है, ठीक है, बोला पीछे वाला सीट आप बुक किए, यहां कर लिए, उसका मिलने वाला आ गया, उसका भैया आ गया, बोला हमको वहीं तक जाने को, आओ आगे बैठो, तो नहीं तो जाइए, पैसा दे रहे, तुम कहां पैसा दोगे, आप वहीं छोड़ दें, समझ। तो उसका जाहिर है, बोला अपना भी एक पेन दो छोटा सा, तो अपना भी डाल दिया उसमें। तो स्पेस किड्स ऑफ इंडिया के नाम से ये छोटा सा क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, ठीक है दोस्तों। देखो जैसे क्लियर होनी चाहिए, सैटेलाइट अलग चीज है, प्रक्षेपण यान अलग चीज है, प्रक्षेपण यान PSLV है, सैटेलाइट इसके अंदर ये है। ये चीजें पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएंगे सैटेलाइट क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। चल आगे मूव करते हैं दोस्तों। अब देखो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक ही चीज का पूरा विस्तार था, चल खत्म करते हैं इसको दोस्तों। देखिए साउंडिंग रॉकेट RH560 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया। ये क्या है, नेचुरल विंड एंड प्लाज्मा डायनेमिक्स। बोले क्या है ये, देखो जब भी वर्ड आएगा साउंडिंग रॉकेट, क्या आएगा, साउंडिंग रॉकेट। दोस्तों रॉकेट कई टाइप के होते हैं, उसमें से पहला होता है साउंडिंग रॉकेट, बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी होती है। और साउंडिंग रॉकेट का एक ही काम है, वो है स्टडी। किसी चीज का अगर स्टडी करना होता है तो साउंडिंग रॉकेट भेजा जाएगा। ये जो साउंडिंग रॉकेट भेजा गया है, इससे स्टडी करी जाएगी इसकी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की। और क्या क्या स्टडी करेगा, ये यूपीएससी पूछ सकता है। और साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था, RH560। ये दोस्तों कौन पूछ सकता है, PCS पूछ सकता है। दोनों अलग अलग हो गए, समझ गए। साउंडिंग रॉकेट केवल स्टडी के लिए लॉन्च किया जाता है। इसमें दोस्तों नेचुरल विंड और प्लाज्मा डायनेमिक्स, इन दो चीजों की रिसर्च इसमें की जाएगी, इन दोनों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। एक तो नेचुरल विंड का पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे हवा चल रही है, ठीक है, और कैसे प्लाज्मा विंड, प्लाज्मा डायनेमिक्स का क्या रोल है, ये सब चीजें इसके तहत ऑब्जर्व की जाएंगी। इस साउंडिंग रॉकेट का कोई दिक्कत, चल आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक की जब क्लास होती है तो इसको बड़ा विस्तार बताएंगे, साउंडिंग रॉकेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, तब वहां समझिएगा। फिलहाल तो उसको करंट के साथ रिलेट करो, करंट पढ़ जाओ, रट जाओ, नहीं पता तो चीजों को यार, कुछ तो रिलेट कर रहे हैं तो प्रश्न बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, PSLV C49 49वीं उड़ान PSLV की, जो किसके लिए थी, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इससे छोड़ा गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के कई काम होते हैं दोस्तों। पहला मैप बनाने में, ठीक, दूसरा ये जो हमारा चल रहा है कौन सा IRNSS, इसमें सहायक होगा इंडियन रीजनेबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
ठीक, वैसे तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ा गया है, आगे चल के इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, आगे चल के पढ़िएगा तो और चीज समझ में आएगी। तो केवल मैं इसमें से यहाँ बता दिया हूँ कि क्या पता पीसीएस जैसा एग्जाम डायरेक्ट पूछ ले तो बताइए पीएसएलवी 51, पीएसएलवी 49, पीएसएलवी 48 और पीएसएलवी 47 वो सबको मिला दीजिए, मिला के दे सकता है भैया। इस वजह से क्रमबद्ध तरीके से 2-4 उड़ानें हमें पढ़नी पड़े। ठीक है, 51 आपको पढ़ा दिए, 49 ये हो गया। अब देखो समझ गए ये सेटेलाइट क्या है, कुछ खास नहीं। अच्छा, अगला एक हमारा बहुत समय से एक जीसेट सीरीज हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। जीसेट सीरीज का ही 31वां उपकर है। जीसेट 30 हमने छोड़ा फ्रेंच गुयाना से। यहाँ से छोड़ने की हमारी मजबूरी थी फ्रेंच गुयाना से, क्योंकि ये छोड़ा गया है जनवरी 2020 में। उस समय जीएसएलवी मार्क 3 उस लेवल का तैयारा नहीं था और इस वजह से फ्रेंच गुयाना से हमने छोड़ा, क्योंकि फ्रेंच गुयाना से जो कंपनी ने छोड़ा वो भारी क्षमता का उपग्रह ले जाने में सक्षम थी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा जाएगा, वो इस वजह से पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि ज्यादा सैटेलाइट हम जो छोड़ रहे हैं फिलहाल वो अपने देश से छोड़ रहे हैं, अपने ही देश से छोड़ रहे हैं ना, कहीं बाहर के देश से नहीं छोड़ रहे। ये सैटेलाइट बहुत ना हमने बाहर के देश से छोड़ा है। इस वजह से बीच में गैप करने के लिए दिएगा कि यह स्टेटमेंट यूपीएससी मिला है कि तत्कालिक 5 जो मिशन है वो ना इसरो ने बड़ी ही क्षमता के साथ में संपन्न की है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार 5 नहीं होगा, क्योंकि लगातार 5 में फ्रेंच गुयाना वाला जीसेट में आ जाएगा और ये इंडिया से नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, हो सकता है स्थान पूछ ले, क्योंकि ये इंडिया से अलग है। समान चीजें तो नहीं पूछेगा, इंडिया छोड़ गया इसमें क्या पूछेगा? सबको पता है इंडिया इसको छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा तो कहां से छोड़ेगा? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र वहीं छोड़ेगा, है ना? ये तो फिक्स है चीजें, फिक्स चीजें काहे पूछेगा वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब देखो रीसेट की वजह से 48 उड़ान थी, तो इसको क्रम बना लो कि 48 रीसेट थी, 49 जीसेट और 51 अमेजोनियन। ठीक है, क्रम बनी है, ये क्रम याद रखो। ठीक, यहां से क्रम हो सकता है मिलाने के लिए पूछ ले, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए डेप्थ तो मत जाइए, डेप्थ में जाओगे रीसेट के बारे में तो रिसर्च एनालिसिस सैटेलाइट के बारे में बात करोगे तो बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आ जाओ। अब पीएसएलवी का ही 47 उड़ान कार्टोसैट। देखो जितना कार्टोसैट सीरीज का उपग्रह लॉन्च हुआ उसका एक ही काम था, मैपिंग और ऑब्जर्वेशन। अभी तुम्हारे लिए आफत का भंडार खुलने वाला है दोस्तों। वो लगता है कि बहुत पढ़ लिए तुम सिंह भूमि, बहुत पढ़ लिए कि झरिया यहाँ कोयला निकलता है। अब इसरो एक एटलस डेवलप कर रहा है इन सैटेलाइट की मदद से, जो ये बताएगा कहाँ कितनी खनिज है, जमीन के अंदर क्या छुपा है, सब कुछ डाटा चेंज होने वाला है। उनका डाटा चेंज हुआ, तुम्हारा मत्थे का डाटा चेंज हो जाएगा। एक चीज पूछी जाएगी, नहीं इसरो वेबसाइट पे जाओ, फिर देखो वहां उसने जो एटलस भी जारी किए हैं बिल्ड के लिए, जो उसने एटलस जारी किया है, उन सब चीजों को जाके देखिए सही, तो मजा आएगा। ठीक, मसला गड़बड़ हो जाएगा। कार्टोसैट सीरीज का तीसरा है। कार्टोसैट केवल किसके लिए काम में आता है? मैपिंग के लिए। मैपिंग करी जाती है, स्थानों की मैपिंग करी जाती है, माइन क्षेत्र की मैपिंग करी जाती है, जितनी भी होता है पहाड़ी क्षेत्र वो सब करा जाता है कार्टोसैट सीरीज से। ये बहुत पुराना सीरीज चला रहा। ठीक है, ये 47 होगा, क्रम हो गया 47, 48, 49, 51। ठीक है दोस्तों, लगातार आप इसको याद रखें, यहां से यही प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा इंपोर्टेंट मिशन की तो और दोस्तों देखिए, इंडिया ने बहुत ही क्या कहें अपनी क्षमता से बढ़कर काम करने की कोशिश की। अब क्या कहें अप्रतिद्वंद्वी चीज करने की कोशिश की। हाँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो पूरी तरह सफलता हमने नहीं पाई। हमने उसमें 70% सफलता हम देंगे, या मान लो 50-50 रहा कि 50% हमने सफलता पाई और 50% हम असफल रहे। वो था दोस्तों चंद्रयान 2। मिशन फेल रहा लेकिन बड़ी उपलब्धि कर दी थी। मिशन जो है 22 जुलाई 2019 को गया, कई सालों पहले से था, उस समय नहीं पूछा गया था, मिशन फेल हो गया था। लेकिन अब आगामी परीक्षा में हो सकता है आएगा, तो आएगा तो कुछ चीजों का जाने समझ पाएंगे। देखिए पहला चंद्रमा का जो साइड हम देखते हैं, चंद्रमा का आवर्त का मतलब चंद्रमा का घूमना बिल्कुल सेम है 23 घंटे के लगभग का। इस वजह से हम जो है चंद्रमा का एक ही साइड देख पाते हैं, हम चंद्रमा का दूसरा साइड देख ही नहीं पाते हैं। इसको फार साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार साइड। उसी फार साइड पे हम अपना मिशन भेजना चाहते थे, पहली बात। दूसरी बात,
ये सॉफ्ट लैंडिंग के थ्रू हम लोग मिशन भेजना चाहते थे। एक सॉफ्ट लैंडिंग ऐसा होता है जैसे रिमोट कंट्रोल कार, कि हम रिमोट से चला रहे हैं, जितना हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो उतनी ही चले, ठीक। और जब वो रिमोट का नहीं मानती है, उसमें लात मारते हैं और जाकर दूर गिरती है, तो वो होती है हार्ड लैंडिंग, ठीक। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है जितना डायरेक्शन दिया उतना ही काम करे। तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इसकी संपर्क टूट गया तो हार्ड लैंडिंग हो गई। तो दोस्तों विक्रम नाम का इसमें क्या था, लैंडर था जो फेल हो गया, ठीक। और प्रज्ञान नाम का रोवर था जो है ही नहीं, तो क्या होता है प्रज्ञान वाला होता है विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे दो महिला वैज्ञानिक जुड़ी हुई थी, उनके नाम जरूर आपको पता होंगे, एम वनिता और ऋतु कर्दम। ऋतु कर्दम तो काफी लंबे समय से जुड़ी रही। ऋतु कर्दम जो मार्स मिशन में भी शामिल रही है, इंडिया के काफी अच्छी वैज्ञानिक है दोस्तों। कुछ वैज्ञानिकों नाम से घबराना नहीं चाहिए। ऋतु कर्दम जी उनमें से एक है, एम वनिता जी उनमें से एक है, ठीक है। जैसे अभी कुछ वैज्ञानिकों नाम ले देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, पता नहीं कहां विदेश से आए हैं, है ना, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, हमने इसरो के वो मिशन कंप्लीट कर लिए जो रिसेंटली इसरो ने संपन्न की है। चलिए, अब इसरो ने कुछ चीजें डेवलप की हैं नई, और उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे एक नई ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसका नाम है SSA, स्पेस सैटेलाइट अवेयरनेस सेंटर है ये, इसलिए सैटेलाइट अवेयरनेस सेंटर। दोस्तों इन शॉर्ट में इसको नेत्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेत्रा। ये कहां स्थित है? बेंगलुरु में दोस्तों। अब देखो यहां तक तो बन गया पीछे का सवाल कि एसएससी का फुल बताइए, स्पेस सैटेलाइट अवेयरनेस सेंटर कहां स्थित है? बेंगलुरु में है। नेत्रा किससे संबंधित है? एसएससी से। यहां तक बन गया। अब अगर आईएएस को पूछता है तो अलग लेवल से पूछेगा, बोलेगा तो देखिए एसएससी स्पेस सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट यह है एसेट्स ट्रैकिंग, रक्षा, मलबे की निगरानी के साथ साथ विदेशियों पर भी नजर रखता है। ये केवल क्या करता है कि जो हमारे एसेट है वहां पे, एसेट किसे बोलते हैं? जैसे हमारा कोई सैटेलाइट है अंतर से भ्रमण कर रहा, किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को उसे तोड़ ना दे तो हम उस सैटेलाइट में नजर रखेगा। दूसरा ट्रैकिंग करेगा, कहां है। तीसरा रक्षा करेगा। चौथा मलबे पर निगरानी रखेगा कि मलबा कहां कैसे अंतरिक्ष में कोई मलबा हमारे टकरा करके हमारे अच्छे वाले सैटेलाइट को बराबर ना कर दे। तो इसके कितने काम हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 मलबे पर निगरानी, 4 काम करता है दोस्तों। एक नाम 4 काम नेत्रा के। ठीक है दोस्तों, समझ गए? प्रश्न कैसे बनता है? दूसरा देखो, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र चित्रकूट कर्नाटक में है। ये प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो पीछे से एग्जाम बनेगा। अब ये आगामी मिशन के लिए है, जो मिशन है हमारा गगनयान। गगनयान के लिए दोस्तों क्या है कि इंडिया अंतरिक्ष में अपना आदमी भेज करके ये गगनयान करता है, देखिए हम कितनी क्षमता वाले हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, गगनयान मिशन की बात चल रही है, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी उस ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया है। अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे, आया था व्योम मित्र नाम का रोवर। व्योम मित्र वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, एक रोवर है जो व्योम मित्र नाम का है, वो भी इस मिशन में शामिल रहेगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा काम खत्म यहाँ पर, चला गया। एक संस्था है इनस्पेक्ट, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। ये क्या है दोस्तों? भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र। ये काम होगा इसका कि अब जो इसरो है वो ट्रिपल मॉडल पर काम करे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, मतलब लोगों की पहुंच इस तक सुनिश्चित करने के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, हमने इसरो में पढ़ ली, उसकी कुछ शाखाएं पढ़ ली। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही होपफुल आगामी मिशन के बारे में, जो इसरो की जो क्षमताएं हैं उसका विस्तार बहुत ज्यादा कर देगी। इसरो की रिलायबिलिटी दुनिया के अंदर और विस्तृत हो जाएगी। उसमें से एक एक उठाते हैं दोस्तों। सबसे पहला गगनयान। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी कि जो है 2021 तक हम जो मानव को अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने घोषणा करी और लंका लगा दी इसरो की। लंका नहीं, विकास हमें करना ही था, मजाक की बात है, याद करने के लिए याद रहेगा। तो देखिए इससे क्या होगा, यदि हम मानव को अंतरिक्ष में भेज पाए तो दोस्तों हमारी क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि लोगों पे भरोसा हो जाएगा। देखिए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को किस स्तर पर विकसित कर लिया है कि मानव को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। मतलब कि मानव को खतरे में जब डाला जाता है जब टेक्नोलॉजी 100% सुरक्षित हो, तभी मानव को खतरे में डाला जाएगा। ठीक, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बना तो क्या पहले मानव को पहना के गोली मारे थे? पहले डमी को पहनाया, फिर कुत्ते को पहनाया। ठीक, तब गोली मार के देखो मर तो नहीं रहा, बच रहा है, अब मानव को पहनाया। बोला भी टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है, अब मानव को पहनाया। ऐसा ही गगनयान
गगनयान का एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि इसका टारगेट था 2021 तक में जाना है और 5 से 7 दिन जो है अंतरिक्ष में बिता करके वापस आ जाना है। बस इतना ही है इसका दोस्तों। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, जो का इसरो काम कर रहा है, हो सकता है सफलता इस साल के अंत तक प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके लिए क्रू भेजा जाएगा और वापस जमीन पर लाना है। दिक्कत पता कहाँ है? दिक्कत यहाँ पे है दोस्तों कि अभी हमारी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर विकसित नहीं है। हम देखिए हम पागल निकल जाएंगे तो शुरू खत्म करते हैं। इसरो ने विकास कर लिया है लॉन्चिंग में, लॉन्चिंग के लिए विकास कर लिया, रीलॉन्चिंग के लिए हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं है। हम चीज को अंदर से भेज तो सकते हैं लेकिन वहां से वापस आज तक नहीं लाए हैं। जितना ही पीएसएलवी जीएसएलवी ये सब भेजने काम में आता है, सैटेलाइट वहां छोड़ दिए और अपन खत्म हो गए। अब ऐसा तो नहीं है ना गगनयान में आदमी को बिठाए और ऊपर छोड़ करके अपन खत्म हो गया, बोला तुम अपना देख लो, आज घूम रहा जब जीवन समाप्त हो जा मर जा, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए रिसेंट विकास किया गया एक यान का, तो रीलॉन्चेबल व्हीकल का भी विकास किया जाएगा। आरएलवी इसको एक नया सीरीज जुड़ जाएगा, आरएलवी रीलॉन्चेबल व्हीकल, जैसे पीएसएलवी जीएसएलवी उसमें आरएलवी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गगनयान की बात समझ में आ गया टोटल। चल कुछ खास नहीं है, चीजों को समझ लो आगे आने वाली को। ठीक, अगला है चंद्रमा, चंद्रयान। ये होता है दोस्तों, देखो इसका चंद्रयान तीसरा भेजा जाएगा, 2022 इसका डेट रखा गया है। तो दोस्तों ये होती हिम्मत, हम फेल हुए कोई दिक्कत नहीं, आगे ट्राई तो करेंगे, ऐसा नहीं खत्म कर देंगे। वही ये जो कर रहे हैं कि देखो चंद्रयान 2 फेल हो गया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब चंद्रयान तीसरा भेजेंगे, उसमें जो तब नहीं हो पाया था उसको ज्यादा विकास करेंगे। इसका डेडलाइन 2022 तक है। ठीक है, मसला क्या है कि इसरो ने पहले के मिशन तो कर लिए, कोरोना ने सबका हेबरेट कर दिया है, वरना ये मिशन बिल्कुल अपने समय पे होते और ये हो सकता है 2021 में लॉन्च हो जाता, लेकिन क्या करें कोरोना की वजह से मसला सब गड़बड़ हो गया है। इस वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट तो है, अब आगे क्या होता है भविष्य के गर्भ में है, कुछ कह नहीं सकते। एक देख लो दोस्तों, आदित्य L1 2023 इसकी लॉन्चिंग डेट है। आदित्य के नाम से जानेंगे होंगे, इसका है सूर्य से रिलेटेड है, तो हम सूर्य के लिए मिशन भेजने वाले हैं। सूर्य के कोरोना पे जाकर हम रिसर्च करेंगे और देखेंगे कोरोना में क्या बदलाव हो रहे हैं। देखो सूर्य में लगातार बदलाव हो रहे हैं, सूर्य ठंडा होता जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा अनंत नहीं है, उसका भी कोई सोर्स होगा। पता चला हम इंतजार बैठेंगे सूर्य ऊर्जा तब पता चला कि कल को सूर्य खत्म हो गया। इस पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य ही है, उसके अलावा कोई स्रोत नहीं ऊर्जा का। उसी ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो सूर्य की ऊर्जा को ले लिए पौधे बड़े हो गए, उसको वो खा लिए जो पौधे खाते हैं जानवर, उन जानवरों को वो खा लिए जो मांसाहारी है। सबका स्रोत ऊर्जा कौन? सूर्य है। इस तरह से जोड़ के देखो, पहाड़ों पे बर्फ है, उसको सूर्य की रोशनी पिघल गई, वो पानी बहा, पानी आकर के हाइड्रोलिक पावर प्लांट पे गिरा, बिजली बनी। ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक, सूर्य की ताप आया, हवाएं ऊपर उठी, उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी, पवन चक्कियों का निर्माण हो गया। पवन चक्की क्या है बताओ? रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है पवन चक्कियां। तो पवन कब चलेगी? जब सूर्य का प्रकाश होगा। सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, सारी चीजें सूर्य पर डिपेंड करती है। वो सूर्य के अंदर क्या दिक्कत है जाकर देखिएगा आदित्य L1, इस पर और विस्तृत चर्चा होगी आगे चल करके। सबका डेट याद रखिए, आगामी मिशन के बात याद रखिए। ठीक है दोस्तों, हमने बड़े इंटरेस्ट के साथ में यहाँ का वीडियो आप लोग ने देखा था, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।